Hello friends and welcome back to my channel Learn and Grow Every Day with Snigdha. Today इस वीडियो में आज हम द हिंदू एडिटोरियल की डिस्कशन करेंगे 8 अक्टूबर का हिंदू एडिटोरियल। बेसिकली हम ये 7 आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फर्स्ट आर्टिकल जो है वो नस्सार्स ड्रेस बैंक के बारे में है। तो ये एक्चुअली एक केस स्टडी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, एथिक्स के आंसर्स में स्पेशली। तो नसार साहब क्या हैं, ये एक एनआरआई थे और इन्होंने अब इंडिया में आके एक काइंड ऑफ चैरिटी मिशन स्टार्ट किया है जिसमें ये यूज्ड वेडिंग ड्रेसेस को इकट्ठा करते हैं लेडीज़ से जो अब इन्हें यूज़ नहीं करती। ऑब्वियसली वी नो कि वेडिंग ड्रेसेस एक बार पहन के मेजरली उसके बाद यूज़ नहीं होती हैं। तो ये वो ड्रेसेस कलेक्ट करते हैं, उन्हें रिफर्बिश या ड्राई क्लीन वगैरह करवा देते हैं एंड देन उनको स्टोर करते हैं ताकि ये जो नीडी विमेन हैं, पुअर या इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से हैं, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकती, वो इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जो आप कंपैशन की तरह कंपैशन के टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं, एम्पैथी में यूज़ कर सकते हैं, या जहाँ भी आपको रेलिवेंट लगे। ऐसी एग्जांपल्स का आपको एक डाटा सेट बना लेना चाहिए। ये आपके सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग पेपर्स में, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज में काफ़ी काम आता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। अब ये सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का आर्टिकल है लोकल गवर्नमेंट्स रोल इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपके यूपीएससी के GS 3 में कवर होता है और उसमें लोकल गवर्नमेंट्स का रोल बहुत ही रेलिवेंट है, वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो बेसिकली ये तो कुछ डाटा है जो आप इन्फॉर्मेशन के तौर पे अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। इंडिया में फर्स्ट जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो नगौड़ राजस्थान में सेटअप हुआ था 1959 में। उसके बाद ये PRIs जो हैं इंडिया में काफ़ी आगे बढ़ी हैं। आज की डेट में 2.5 लाख से ज़्यादा PRIs एग्जिस्ट करती है इंडिया में। तो इसलिए इनका रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है क्योंकि इनका एक्सपेंशन भी काफ़ी हो चुका है। तो हम इन्हें अगर प्रॉपरली यूज़ करें तो हम डिज़ास्टर्स को मैनेज करने में इफ़ेक्टिव होंगे। तो जैसे राइटर जो हैं PRIs के कोविड के दौरान रोल को एज एन एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, ये शो करने के लिए कि PRIs का रोल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कितना सिग्निफिकेंट है। आपने जैसे पढ़ा ही होगा कि पिछले साल एक एग्जाम्पल थी, राजस्थान की एक पंचायत ने माइग्रेंट वर्कर्स को एक गवर्नमेंट स्कूल में शेल्टर दिया था। जहाँ की स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र में माइग्रेंट एक्सोडस हो रहा था वहाँ से बाहर, पर ये राजस्थान की एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सामने आई थी कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने माइग्रेंट्स को रहने की परमिशन दी, उन्हें फूड वगैरह भी प्रोवाइड किया गया एंड इन रिटर्न दोज माइग्रेंट्स उन्होंने क्या किया कि उस पूरे स्कूल को नए तरीके से पेंट कर दिया। सो ये बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल है, आप एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और PRIs के लिए तो ये वेरी यूज़फुल कॉन्सेप्ट है कि PRIs का रोल कितना सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो वही इस पॉइंट में इस डिस्कशन में प्रेजेंट किया गया है कि PRIs का रोल क्या है, कोविड के दौरान क्या रोल रहा है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एज अ होल वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोविड के दौरान PRIs ने हेल्प किया कि रिस्क को रिड्यूस किया जाए। कैसे? तो उन्होंने लोगों को एडुकेट किया कोविड के बारे में, उसके रीजंस के बारे में। तो जैसे लोगों में ये अवेयरनेस फैलाएगी कि सैनिटाइज़ किया जाए, हैंड वॉशिंग की जाए, डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, घर से बाहर ना निकले लोग जब लॉकडाउन था। तो ये सब करके PRIs ने कोविड होने का रिस्क रिड्यूस करने में मदद की। सेकेंडली, जैसे हमने डिस्कस किया कि लीडरशिप प्रोवाइड की। अब देखिए कोविड में अचानक से लॉकडाउन लग गया था, नोबडी न्यू कि करना क्या है, क्या हो क्या रहा है। तो उस टाइम ये PRIs की लीडरशिप थी जो डिफरेंट रूरल एरियाज़ में लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड कर रही थी, डिजीज़ के बारे में बता रही थी, डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में बता रही थी। तो दैट वाज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रोल। थर्ड उनका रोल था रेगुलेटरी फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहे थे और वेलफेयर फंक्शंस भी। रेगुलेटरी फंक्शंस यही होते हैं कि लॉकडाउन को इम्पोज करना, कंटेनमेंट जोन्स सेटअप करना, क्वारंटीन करना, लोगों को क्वारंटीन को इन्फोर्स करना। ये सब रेगुलेटरी फंक्शंस एक हैंड पे कर रहे थे ये PRIs। दूसरी ओर वो वेलफेयर फंक्शन भी कर रहे थे। अब देखिए इतने लोग शेल्टरलेस हो गए थे, लोगों के पास काम नहीं था, जॉबलेस हो गए थे, फूड नहीं था। तो
पीआरआईज ने मनरेगा और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जैसी स्कीम्स को इस टाइम पे कंटिन्यू रखा और इसके बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाया ताकि वो सफ़र ना करें। तो ये थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल था पीआरआईज का कोविड के टाइम पे। उसके बाद राइटर कहता है कि इन्होंने सर्विलेंस, कम्युनिटी बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम्स भी सेटअप किए, कि जैसे कि आपके विलेज एल्डर्स या यूथ जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो ये मॉनिटर कर रहे थे कि क्वारंटीन सेंटर्स में से लोग बाहर ना निकल के भाग जाएं, क्योंकि वो दूसरों के लिए खतरा बन सकते हैं। सिम्टम्स को मॉनिटर कर रहे थे कि कहीं घर में अगर लग रहा है कि किसी को कोविड के सिम्टम्स हो रहे हैं तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सके कि दूसरों को विलेज में ना हो। तो ये एक नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म किया था पीआरआईज ने। एंड फाइनली हमने देखा कि वैक्सीनेशन के खिलाफ कितनी हेजिटेंसी ऑल अराउंड इंडिया पहले फैल रखी थी। तो राइटर कहता है कि उस हेजिटेंसी को रिमूव करने में और मोबिलाइज करने के लिए लोगों को कि आगे आएं और वैक्सीनेशन लगवाएं, उसमें भी पीआरआईज ने काफ़ी रोल परफॉर्म किया। तो आगे राइटर लिखते हैं कि जो ये योकोहामा स्ट्रैटेजी है, ये बेसिकली 3 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस आज तक हो चुकी हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स पे। फर्स्ट इज़ योकोहामा जो 1994 में हुई थी, सेकंड थी ह्यूगो फ्रेमवर्क जो 2005 में हुआ था, एंड द लेटेस्ट इज़ सेंडाई फ्रेमवर्क जो 2015 में हुआ था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ राइटर कहते हैं कि योकोहामा स्ट्रैटेजी जो हमें कहती है कि हमें डिज़ास्टर को प्रिवेंट, मिटिगेट और प्रिपेयर रहने के लिए फोकस करना चाहिए रादर देन डिज़ास्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए इन डिज़ास्टर्स के लिए, और इस प्रिपेयर्डनेस को बनाने के लिए हमें पीआरआईज यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, फ्लड्स हो, ड्रॉट्स हों या जैसे कोविड था, तो सबसे पहला रिस्पोंडेंट कम्युनिटी और लेवल पे ही होते हैं और वो पीआरआईज या कम्युनिटी ही होती है। ठीक है, तो इसलिए इनकी कैपेसिटी बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है ताकि ये डिज़ास्टर्स के अगेंस्ट एडिक्वेट रिस्पॉन्स को बिल्डअप कर सकें। तो राइटर डिस्कस करते हैं कि इनकी कैपेसिटी बिल्ड अप करने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली स्टेप्स रिक्वायर्ड पीआरआईज की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए टू फाइट डिज़ास्टर्स, टू मैनेज डिज़ास्टर्स। तो सबसे पहले तो राइटर कहते हैं कि हमें एक लीगल प्रोविज़न ही बना देनी चाहिए, जो पंचायती राज की एक्ट्स हैं उनमें हमें ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का चैप्टर इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, ये इस रोल को, पंचायती राज के डिज़ास्टर मैनेजमेंट के रोल को सिग्निफिकेंस देगा कि लॉ खुद कह रहा है कि पीआरआईज का सिग्निफिकेंट रोल है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो ये फर्स्ट पॉइंट राइटर कहते हैं कि हमें इंट्रोड्यूस डिज़ास्टर मैनेजमेंट चैप्टर्स इन पंचायती राज एक्ट्स। सेकंड, वो कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराने चाहिए ऑब्वियसली। अब देखिए, आप हर रीजन को इंडिया के रिकॉग्नाइज कर लीजिए। जैसे अगर आप राजस्थान की बात करें तो हो सकता है कि ड्रॉट की प्रॉब्लम बहुत हो जाए। अगर आप उड़ीसा की बात करें तो साइक्लोन्स मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, राइटर कहता है कि लोकेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम देने चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे पीआरआईज को साइक्लोन को प्रिवेंट करने के लिए ट्रेनिंग दीजिए, टू प्रिपेयर, टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर साइक्लोन आ भी जाए तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसके लिए। यहाँ ड्रॉट्स के लिए, केरला में जैसे आप फ्लड्स के लिए दे सकते हैं, उस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे फोकस कर, लोकेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे फोकस करना चाहिए राइटर के अनुसार। थर्ड है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कीजिए। एंड फाइनल है कि कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाने चाहिए। अब देखिए, हर रीजन की स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है और यहाँ जो लोग रह रहे होते हैं, ये लाइकली है कि वो अपनी विजडम या अपने मीन्स यूज़ कर सकें अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसकी एग्जांपल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि राजस्थान में जो हार्ड्स या वाटर को हार्वेस्ट करने के सिस्टम बनाए गए थे ड्रॉट्स को फाइट करने के लिए। ऐसे ही आइस स्तूपा लद्दाख में बनाया गया है सोनम वांगचुक साहब के द्वारा, उनकी भी ड्रॉट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो राइटर कहते हैं कि हमें कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाने चाहिए, जिससे कि हम लोकल डिज़ास्टर्स को कम्युनिटी विजडम या ट्रेडिशनल विजडम्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं।
सो ये PRIs का बेसिक रोल बताया गया है। ये आप प्लीज़ बहुत ध्यान से कीजिए, ये आपके GS3 में बहुत काम आएगा। तो द नेक्स्ट आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द फर्स्ट WHO बैक्ड मलेरिया वैक्सीन। इससे रिलेटेड मैं डिटेल्ड वीडियो कल ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैं उससे रिलेटेड आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, आप प्लीज़ उसे जाइए और चेक कीजिए। उसमें श्रीलंका का मैंने बेस्ट प्रैक्टिस भी शेयर की है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज मॉडल है मलेरिया को फाइट करने का, तो आप प्लीज़ ये वीडियो को चेक कीजिएगा। तो इस एडिटोरियल में बेसिकली इस डिस्कवरी की सिग्निफिकेंस का ही वर्णन किया गया है। वो कहते हैं कि WHO ने एस्टिमेट किया है कि वर्ल्ड ओवर 229 मिलियन जो केसेस होते हैं मलेरिया के, 2019 में इतने केसेस रिकॉर्ड हुए थे और इसकी वजह से 4 लाख से भी ज़्यादा डेथ्स हुई थी और 94% ऑफ दीज वर इन अफ्रीकन रीजन्स। तो ये जो वैक्सीन अब अप्रूव कर दी गई है WHO के द्वारा, दिस विल हेल्प सेव लाइव्स। बेसिकली मलेरिया चिल्ड्रन को इम्पैक्ट करता है, तो इस वैक्सीन से वो प्रिवेंट किया जाएगा। बाकी इस आर्टिकल में राइटर डिस्कस करता है, एडिटोरियल कहता है कि हमें इस वैक्सीन को अब स्पीडी डिलीवर करना चाहिए लोगों की तरफ, ताकि जल्दी से जल्दी मलेरिया का जो मेनांस है उसको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है, राइटर कहता है कि एक्यूटी ऑफ एक्सेस हो। देखिए हमने कोविड के दौरान देखा कि जब भी वैक्सीन बनी तो बेसिकली डेवलप्ड नेशन US वगैरह में 3-3 बार वैक्सीनेशन हो गई, और कहाँ कंट्रीज़ लाइक इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक बार भी लोगों के पास वैक्सीन नहीं पहुँच पाई है। तो वही पॉइंट कह रहे हैं कि अगर आप वैक्सीन बना भी देते हो तो ये इंश्योर करना है कि सबको इक्विटेबली एक्सेस मिले उसका। बाकी फाइनली यही कहता है राइटर कि सिर्फ वैक्सीन इनफ नहीं होगी, हम जो ऑलरेडी मेजर्स ले रहे हैं जैसे कि बेड नेट्स वगैरह उसको कंटिन्यू रखना है, वो भी बहुत इसेंशियल है। तो आप इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मेरी देखिएगा प्लीज़, उसमें आपको डिटेल मिलेगा मलेरिया और इस वैक्सीन के बारे में। द नेक्स्ट एडिटोरियल जो हमारा है ये हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ये बेसिकली फ़िज़िक्स नोबेल प्राइज़ पे बेस्ड है। तो आप इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सारी पढ़ लीजिएगा नोबेल प्राइज़ के बारे में। इसके बारे में भी मैंने केमिस्ट्री की नोबेल प्राइज़ की वीडियो में नोबेल की बेसिक्स दिए हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसमें डिटेल्स पढ़ सकते हैं, फैक्चुअल डिटेल्स। तो अब फिज़िक्स में 3 रिसर्चर्स को बेसिकली नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वो हैं ये सुकोरियो मनाबे साहब, क्लॉस हेसलमैन एंड जियोर्जियो पैरिसी साहब। इन दोनों को कंबाइंडली मिला है, दे वर्क एज अ टीम, एंड जियोर्जियो पारसी सेकंड रेसिपिएंट है। तो 2 पार्ट्स में फिज़िक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो डिवाइड होगा। तो इनकी डिस्कवरी क्या थी? बेसिकली इनकी जो रिसर्च है वो हमें हेल्प करेगी कॉम्प्लेक्स फिज़िकल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो देखिए अर्थ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है अर्थ का क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। आपने देखा भी होगा कि जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, अगर वो भी प्रिडिक्शंस देता है तो भी वेदर की स्पेशली, तो उस पे रिलाई कर इतना नहीं किया जा सकता, ऑल्दो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, बट दीज आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें बहुत सारी रैंडमनेस और डिसऑर्डर होता है, तो इनकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो बेसिकली इन रिसर्चर्स की रिसर्च हमें हेल्प करेगी इस क्लाइमेट चेंज के सिस्टम को, स्पेसिफिकली इस क्लाइमेट के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, और कैसे ह्यूमन इस क्लाइमेट चेंज को इन्फ्लुएंस करता है। सो बेसिकली मनाबे साहब ने 1960s में अपनी रिसर्च के द्वारा ये शो कर दिया था कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट में, वैसे वैसे वार्मिंग जो होती रहेगी अर्थ के टेम्परेचर की। तो उसी स्टडी को आगे लिया गया है। उसके बाद हैसलमैन ने भी ये एक मेथड इन्होंने डिवाइस किया था जिससे जो रैंडम नॉइसेस वेरिएशंस वगैरह वेदर में उसको कम किया जा सके। तो एंड पारसी साहब ने नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने थ्योरी ऑफ डिसऑर्डर्ड मटेरियल्स एंड रैंडम प्रोसेसेस को प्रेजेंट किया। सो बेसिकली आपको ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना है कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करने में, और ह्यूमन के इस पे क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं
उसको अंडरस्टैंड करने में इनकी जो रिसर्च है वो हमें हेल्प करेगी। अगर हम ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को देखिए, बहुत ह्यूमैनिटी के लिए ये मेजर चैलेंज है आज की डेट में। सो अगर हम क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ को हम अच्छे से समझ पाएंगे तो हम उसको फाइट भी अच्छे तरह से कर पाएंगे। सो बेसिकली इसलिए ये रिसर्च जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। सो द नेक्स्ट आर्टिकल जो ये था, सीडिंग अ डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। ऑल्दो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बट जो थोड़ा बहुत है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली इसमें राइटर मेंशन करता है कि दो अब लेटेस्ट एक डॉक्यूमेंट और एक रिपोर्ट आई है। ये डॉक्यूमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, और ये जो सेकेंड रिपोर्ट है वो बैन एंड कंपनी की प्राइवेट फर्म के द्वारा दी गई है। सो बेसिकली जो मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि हम फार्मर्स की लाइवलीहुड और इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम डिजिटल रेवोल्यूशन लाएं, या फिर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लाके अपने फार्मिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें। देखिए, इसकी आपको एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत ही कामयाब स्टार्टअप है एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रिडिक्टिव फार्मिंग के मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर सेंसेशन, मॉइस्चर सेंसेशन सॉइल में, क्लाइमेट प्रिडिक्शंस। तो ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये फार्मर को हर टाइम पे टारगेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप यहाँ और पानी दीजिए, यहाँ पानी कम है, या यहाँ फर्टिलाइज़र की ये ज़रूरत है, या यहाँ पेस्टिसाइड स्प्रे करिए। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अगर हम डेवलप करें तो ये मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट कहता है कि ये हमारी एग्रीकल्चर को बूस्ट करेगा, एंड फिर उससे क्या होगा, फार्मर इनकम पे इम्पैक्ट और इंक्रीज़ होगी फार्मर इनकम। वैसे ही ये सेकंड रिपोर्ट जो है वो कहती है कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो करंटली $370 बिलियन पे है, और ये प्रिडिक्ट करती है कि इंडियन एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट जो है वो आगे चल के ग्रो होगी, एंड एडिशनल $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया की एग्रीकल्चर में आएगी बाय 2025। और इसके लिए ये रिपोर्ट कहती है कि दो प्रीरिक्विजिट्स हैं। अगर ये इनेबलिंग कंडीशंस इंडिया की गवर्नमेंट इंश्योर कर दे, दैट इज़ द फार्म एक्ट्स जो जिसके ऊपर इतना बवाल चल रहा है, और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जैसे हमने ये डिस्कस की। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी और फार्म एक्ट्स अगर इंडिया में आ जाएं तो फिर इंडिया की एग्रीकल्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर में चल के होंगी। तो बेसिकली इसमें आप इस आर्टिकल से आप सिर्फ ये रेलिवेंस निकालिए कि डाटा और डिजिटल टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है यूज़ का। जैसे फसल की एग्जांपल आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं टू शो कि कैसे एग्रीकल्चर में डाटा जो है वो लाभदायक होगा। बट राइटर उसके बाद कहता है कि आप डिजिटल रेवोल्यूशन को तो एग्रीकल्चर में पुश कर रहे हैं, पर उसके कुछ इश्यूज होंगे। तो फर्स्ट इशू यही होगा कि इस जो इतना डाटा आप जनरेट करते हो, देखिए जहाँ जहाँ डाटा है, डाटा इज़ द न्यू ऑयल ऑफ द इकोनॉमी, बट डाटा दोनों एंड्स के साथ आता है। इसका मिसयूज़ भी बहुत हो सकता है और इसका यूज़ भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो कैसे ये डाटा यूज़ होगा, वो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि बिजनेसेस का इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए यूज़ होगा या फार्मर के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ होगा। ये फर्स्ट कंसर्न है, राइटर कह रहा है डिजिटल रेवोल्यूशन से। दूसरा कंसर्न है कि जो देखिए 85% इंडिया के फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, दैट इज़ दे हैव लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो इसका मतलब यही है कि दे आर नॉट मच एडुकेटेड, स्पेशली टेक्नोलॉजी को यूज़ करना उनको इतना नहीं आता है, मेजॉरिटी ऑफ दीज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए नाम की नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, कि जो फार्मर है अपना क्रॉप डिजिटली कहीं भी सेल कर सके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो उसकी इतनी सक्सेस इसीलिए नहीं हुई है कि फार्मर को डिजिटल टेक्नोलॉजी या इंटरनेट वगैरह को यूज़ करना इतना नहीं आता है। तो आप डिजिटल रेवोल्यूशन तो पुश कर रहे हैं, पर क्या फार्मर में वो कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करने के लिए और अपना बेनिफिट करने के लिए? तो ये सेकेंड कंसर्न है। तो वही राइटर कहता है कि अगर आपको डिजिटल रेवोल्यूशन को पुश भी करना है तो पहले फार्मर की कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाए, ताकि वो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का
लाभ उठा सके। तो इसके लिए वो कह रहा है कि आप इंडिविजुअल फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी फोकस कर सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह आप विलेज लेवल पे चलाइए, उनको मोबाइल और इंटरनेट और नाम प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा यूज़ करने की ट्रेनिंग दीजिए। या आप ये भी कर सकते हैं कि सपोर्ट सिस्टम्स बिल्ड कर दीजिए, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को ऑर्गेनाइज कीजिए, या आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कर सकते हैं, या आप डिजिटल इंटरमीडिएरीज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो इन फार्मर्स की हेल्प करें डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। सो बस इस आर्टिकल में यही था। उसके बाद ये एयर पोल्यूशन पे इम्पॉर्टेंट डाटा फैक्ट है जो आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर ने प्रेजेंट किया है। ये 2015 तक जो एमिशंस थी उसके बेस्ड एनालिसिस है। सो बेसिकली ये डाटा कहता है कि यूपी और महाराष्ट्र जो हैं वो लार्जेस्ट एमिटर्स है PM 2.5 के, स्पेशली ऑल अराउंड द इंडिया ये लार्जेस्ट एमिटिंग स्टेट्स हैं। उसके बाद ये कहता है कि मेजर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन क्या है इंडिया में। डोमेस्टिक फ्यूल, जो रेजिडेंशियल सेक्टर जो एमिशंस करते हैं, जैसे आप घर पे जैसे भी आपके फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं घर जो, सो रेजिडेंशियल लेवल पे जो एमिशंस है वो मेजर सोर्स है इंडिया में पोल्यूशन का। सेकंड है इंडस्ट्रीज़, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ जो हैं सेकंड मेजर कल्प्रिट है इंडिया में पोल्यूशन की। उसके बाद पावर प्लांट्स जो कि बेसिकली कोल बेस्ड हैं, तो वो थर्ड बिगेस्ट है सोर्स PM 2.5 एमिशंस का। एंड फिर एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड देन दी ट्रांसपोर्ट सेक्टर। सो ये इस डाटा में बताया गया है। और ये भी कहता है कि पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग जो है वो मेजर कॉज है पोल्यूशन का। तो दैट मीन्स कि हमें पंजाब और हरियाणा पे इस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा टू रिड्यूस देयर पोल्यूशन लेवल्स। सो ये बेसिकली आप ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं जब आपको कहना है कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कहाँ वर्क करना पड़ेगा। तो ये है एरिया, स्पेशली एग्रीकल्चर बर्निंग, थर्मल कोल बेस्ड पावर प्लांट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ये मेजर 5 सेक्टर्स हैं। अगर हम इनमें रिफॉर्म्स ला सकते हैं तो हम अपने पोल्यूटेंट लेवल्स को चेक कर पाएंगे। So the last article of today's discussion is बैड बैंक। ये आर्टिकल इंटरव्यू के फॉर्म में आया था। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड सेटअप की है कंपनीज एक्ट के अंडर। ये बेसिकली एक बैड बैंक की तरह काम करेगी और कमर्शियल बैंक्स की बैलेंस शीट में जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने को टारगेट करेगी। तो बेसिकली ये क्या करेगी कि 2 लाख करोड़ वर्थ के बैड लोन्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स की बुक्स में से ले लेगी और उन्हें ठीक करने की कोशिश करेगी बेसिकली। तो इसकी 50% प्राइस जो है वो अपफ्रंट पे कर देगी बैंक्स को, जितना भी लोन उनसे लेगी, एंड बाकी जो है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की फॉर्म में पे करती रहेगी ओवर द टाइम, जैसे जैसे इसका पैसा रिकवर होता रहेगा। तो अब बैड लोन्स को रिजॉल्व करने के लिए जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड की सहायता लेगी। बेसिकली ये कंपनी होगी जो लोन रेजोल्यूशन पे फोकस करेगी, ये तो एसेट मैनेजमेंट पे या ट्रस्टीशिप की तरह एक्ट करेगी। तो बेसिकली अगर ये आगे कहा जाता है कि अगर IDRCL जो है अगर ये कामयाब नहीं होती है बैड लोन्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने बजट में से बैंक रिकैपिटलाइजेशन के लिए या लोन्स को ओवरराइट करने के लिए पैसा देगी, बट उसकी भी लिमिट होगी कि 30,600 करोड़ से ज़्यादा पैसा ये सेंटर नहीं देगी। तो बेसिकली ये थोड़ी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए प्रीलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो सकती है। तो बेसिकली इस आर्टिकल से आप यही यूज़ है कि हमें बैड बैंक की ज़रूरत क्या है। ये वाई आर वी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या गवर्नमेंट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैड बैंक्स को बैंक्स की लोन्स को बेल आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठा रही है, बैंक्स खुद रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं उनके लॉसेस के लिए।
तो बेसिकली ये यहाँ पे जो हैं इकोनॉमिस्ट वो कहते हैं कि देखिए बैंक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्री में क्रेडिट ग्रोथ के लिए। ये क्रेडिट का मतलब है लोन्स। तो बेसिकली बैंक्स एक मेजर सोर्स है जो कंट्री में लोन्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज को, स्मॉल बिजनेसेस को, एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को। हर जगह जहाँ भी फाइनेंस जा रहा है बैंक्स का उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अब क्रेडिट ग्रोथ क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए क्रेडिट ग्रोथ से ही ये देखिए बिजनेसेस बूस्ट हो रहे हैं। सारे बिजनेसेस लोन पे ही, आप देखिए बड़े बिजनेसेस स्पेशली लोन पे ही वर्क करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी लोन लेके ही की जाती है। तो अगर आपको बिजनेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है तो क्रेडिट ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब बिजनेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट होंगे तो इससे जॉब्स क्रिएट होंगी। जॉब्स का मतलब है कि स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, सेविंग्स भी बढ़ेंगी बैंक्स में। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल बिजनेसेस भी ग्रो करेंगे, बैंक्स भी ग्रो करेगी, लोगों के पास भी पैसा, जॉब्स आएंगी और इससे ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ होगी। तो अगर ये बैंक्स जो हैं वो हैंडीकैप्ड रहेंगे ये बैड एसेट्स की वजह से, तो वो अपनी लेंडिंग या क्रेडिट एक्टिविटी को ग्रो नहीं कर पा रही हैं। इन बैड एसेट्स की वजह से उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं वो मैनेज नहीं हो पा रही हैं। तो बस इस बैड बैंक क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि उनकी बैलेंस शीट्स को फ्री किया जाए ताकि वो और लोन या क्रेडिट ग्रोथ पे फोकस कर सकें और जो लोन रिकवरी या रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो इस बैड बैंक को दे दिया जाए। ठीक है। सेकंड रीज़न राइटर देता है कि हमें ये बैड बैंक की ज़रूरत क्यों है और बैंक्स को हेल्प करने की क्या ज़रूरत है, कि डिपॉजिटर इंटरेस्ट है। अब देखिए अगर बैंक फेल हो जाएगा तो इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा हम लोगों का ही होगा क्योंकि हमारा ही पैसा इन बैंक्स में पड़ा है, बैंक वालों का तो कुछ जाएगा नहीं। इट विल हार्म द डिपॉजिटर इंटरेस्ट। और अगर डिपॉजिटर के पैसे डूबते हैं, हमारे सिटीजन्स के पैसे डूबते हैं, तो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या ट्रस्ट रह जाएगा? जो गवर्नमेंट, आरबीआई, सेबी वगैरह जो काम करते हैं हमारे इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, जो कहते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे अगर बैंक फेल हो जाता है, स्पेशली गवर्नमेंट ओन्ड बैंक अगर फेल हो जाता है, तो ये अब उनका रोल बनता है कि वो बैड बैंक जैसे इनिशिएटिव लें ताकि डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट भी सेव किया जाए। आपको ये भी पता ही होगा कि मेजर जो बैड लोन्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हैं, पीएसबीज में हैं, ना कि प्राइवेट सेक्टर में। 70% से ज़्यादा एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही है। तो गवर्नमेंट की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैड बैंक वगैरह या रिकैपिटलाइजेशन के थ्रू वो डिपॉजिटर इंटरेस्ट को शो करें। आगे कहते हैं राइटर कि सिस्टेमिक प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए वही जैसे आपको समझा चुकी हूँ मैं कि अगर बैंक फेल होगा तो उसका कंटेंजियन इफेक्ट होगा बिजनेसेस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, लोगों पे, जॉब्स पे। तो इस बैंक अगर फेल होता है तो सिर्फ बैंक नहीं फेल होता है, इंटायर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है, लोन सिस्टम जो है, बिजनेस ग्रोथ सिस्टम जो है वो फेल होता है। तो इट इज़ सिस्टेमिक प्रॉब्लम जो क्रिएट करेगी और जिसको सॉल्व करने के लिए ये बैड बैंक जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसके बाद राइटर कहता है कि अगर हम बैड बैंक ना बनाएं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, कि बैंक्स अपने ये बैड लोन्स को राइट ऑफ कर दे। राइट ऑफ मतलब ख़त्म ही कर दे कि ये कभी थे ही नहीं। पर ऐसा किया कैसे जा सकता है कि जितने भी लोन अमाउंट है वो गवर्नमेंट अपने बजट में से इन्हें रिकैपिटलाइज कर दे। तो ये अपनी बैलेंस शीट्स में इसको हटा देंगे और ये पैसा जो है गवर्नमेंट के बजट के थ्रू ऐड हो जाएगा। पर उसमें प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है to recapitalize the banks to help them write off their bad loans। स्पेशली कोविड के बाद तो वैसे ही फाइनेंसिस का क्रंच है गवर्नमेंट का, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, रिकैपिटलाइजेशन का ऑप्शन भी लिमिटेड है, इसलिए बैड बैंक और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। दैट इज़ वॉट इज़ डिस्कस्ड हेयर। तो अब ये कहते हैं कि अगर आप ऐसे बैंक्स को रिकवरी दें, ये मॉरल हज़ार्ड नहीं बन जाएगा? हर बार बैंक बैड परफॉर्म करेंगे एंड फिर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिरदर्दी बन जाएगी कि उनको रिफॉर्म किया जाए, उनके बैड लोन्स को हैंडल किया जाए। तो फिर वही कहते हैं इंटरव्यू में ये इकोनॉमिस्ट जो हैं कि देखिए आपको पूरे सिस्टम को देखना पड़ेगा।
बैंक ठीक है, ये मॉरल हज़ार्ड तो है ही, बट ये है कि हमें डिपॉज़िटर का इंटरेस्ट शो करना है, पूरा सिस्टम ना फ़ेल हो, वो भी इंश्योर करना है, इसलिए ये बैड बैंक या बेल आउट्स ज़रूरी हैं। दूसरा राइटर ये भी कहता है कि मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट ओन्ड या पब्लिकली ओन्ड बैंक्स में ही है, तो अब गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें ये बैंक्स रिफॉर्म करने पड़े। उन्होंने जिस तरीके से बैंक को यूज़ किया, देखिए बहुत सारे फ्री लोन्स, फ्री बीज वगैरह भी दिए जाते हैं। अब देखिए आप फार्म लोन वेवर्स दे देते हैं, तो अब इसका इम्पैक्ट किस पे होता है? बैंक्स की बैलेंस शीट पे। तो उसी की वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो एनपीएस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे स्कीम्स या अनाउंसमेंट्स कर देती है जिससे बैंक्स को इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए ये इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स में जो इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि स्टेट ने ही अलाउ किया है बैंक्स को इस तरीके से यूज़ किया जाए अपने पर्पसेस के लिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रेज हो रही है। So that was it for today's discussion. Please like and subscribe my channel for more such informative videos. Thank you for your joining.